लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बात करने वाले हैं। इसकी इम्पोर्टेंस आपके जुडिशियरी एग्जामिनेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यह काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी 1973 में जब कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस को कैसे कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस ठहराया जाता है, जिसे हम संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कहते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को यहाँ पे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि किस तरीके के अपराध को कॉग्निजेंस किया जाता है और किस तरीके के अपराध को नॉन कॉग्निजेंस किया जाता है। इन अपराधों की प्रकृति क्या होती है और इनमें कैसे इसे ऑफेंस को प्रूफ किया जाता है और इसकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट होते हैं और मिनिमम पनिशमेंट होते हैं, कैसे इसको निर्धारित किया जाता है। ऑफेंस करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से पुलिस गिरफ्तार करती है और इसमें कैसे वारंट इशू किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच सबसे पहले अंतर को समझ लेते हैं। न्यू व्यूअर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेंस ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वारंट का। तो जिन अपराधों में पुलिस को वारंट या अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है, वह संज्ञेय अपराध के रूप में जाना जाता है। जिन अपराधों में पुलिस को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उन्हें असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। संज्ञेय अपराध यानी इसमें जो किया जाने वाला ऑफेंस होता है, वह संज्ञेय अपराध जो इसमें किया जाने वाला जो ऑफेंस होता है, यह काफ़ी है, वह क्या होता है, कठोर होता है। और ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस होता है, नेचर ऑफ ऑफेंस में कॉग्निजेंस ऑफेंस यह काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेंस में जैसे किसी पर मानहानि का केस कर देना, मानहानि, धोखाधड़ी, ये सभी नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में आते हैं। लेकिन जब कॉग्निजेंस ऑफेंस की बात होता है तो इसमें मृत्यु कारित घटना, वैसे घटना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या वैसी घटना घटित हो चुका है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, चोरी डकैती, बलात्कार का केस, एवं बहुत सारे ऐसे ऑफेंस जो आपके नेचर ऑफ ऑफेंस में जिसके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान है। तो इस तरीके के ऑफेंस में यानी कॉग्निजेंस ऑफेंस में पुलिस को अदालत से बिना वारंट इशू करवाए हुए प्रथम दृष्टिया अगर उसे लगे कि ये कॉग्निजेंस ऑफेंस है, तो उसमें वह एफआईआर दर्ज करके क्या कर सकता है, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। इसमें अदालत से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जबकि नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस असंज्ञेय अपराध के लिए पहले अदालत से वारंट इशू करवाना होता है संबंधित व्यक्ति के लिए, और वह संबंधित व्यक्ति को उसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ जो कॉग्निजेंस ऑफेंस का जो प्रावधान है, ये आपको सीआरपीसी के सेक्शन 2C में मिलेगा, ठीक है। और नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस आपको सीआरपीसी की सेक्शन 2L में मिलेगा। यहाँ इस चीज़ को हमेशा फोकस करना है कि ये कहाँ मिलेगा, 2C में मिलेगा और ये कहाँ मिलेगा, 2L में मिलेगा। जांच की प्रक्रिया के विषय में यहाँ पे दो सेक्शन का जिक्र सीआरपीसी में होता है, सेक्शन 156 और सेक्शन 155। कॉग्निजेंस ऑफेंस जिसका नेचर ऑफ ऑफेंस कठोर होता है, व्यापक दंडनीय होता है, उसको सीआरपीसी की धारा 156 के तहत उसकी जांच प्रक्रिया की जाती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस जिसकी धारा नेचर ऑफ ऑफेंस कठोर नहीं है, जिसके नेचर ऑफ ऑफेंस दंडनीय, जिसके नेचर ऑफ ऑफेंस साधारण प्रकृति के हैं, उन मामलों की जांच की प्रक्रिया सेक्शन 155 में की जाती है। कॉग्निजेंस ऑफेंस संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के लिए पुलिस की क्या शक्तियां हैं, इसके विषय में हमने पहले ही बात कर लिया था कि जो कॉग्निजेंस ऑफेंस होते हैं, इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करने और प्राथमिकी दर्ज करने की जांच शुरू करने का अधिकार होता है। केवल पुलिस को लगना चाहिए कि यह प्रथम दृष्टया यह कॉग्निजेंस ऑफेंस का इसमें धारा बनता है। जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी की शक्ति है कि उसे सबसे पहले अदालत से पूर्व अनुमति ले लिया जाएगा। अगर अदालत अनुमति नहीं देता है तो संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उससे संबंधित वारंट इशू नहीं हो सकते। अब आइए इसमें चर्चा करेंगे कि जो अरेस्टिंग होते हैं, इस अरेस्टिंग में अपराध की जो गंभीरता होता है
वह अपराध की गंभीरता संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में किस तरीके के सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें हम लोगों ने अपराध की गंभीरता और प्रकृति में पहले ही बात किया था कि ये जघन्य अपराध होते हैं, इसके श्रेणी में आने वाले गंभीर अपराध होते हैं। लेकिन असंज्ञेय अपराध में जो नेचर ऑफ ऑफेंस होता है वह कम गंभीर होता है और इसकी जो प्रकृति भी जो होती है वह साधारण होते हैं। सजा का प्रावधान कहा जाता है कि सजा का प्रावधान के विषय में दो तरीके के सजा का यहाँ पे प्रावधान किया जाता है। एक होता है 3 वर्ष तक और एक होता है 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से। अब आइए देखते हैं यहाँ पे सजा का प्रावधान। कॉग्निजेंस ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में सजा का क्या प्रावधान है। तो सजा के प्रावधान को जो निर्धारित करने की जो पावर है वह न्यायालय को है और न्यायालय इस सजा को दो तरीके से देखता है। एक पहला ऑफेंस में वो देखता है 3 वर्ष से अधिक का सजा, 3 वर्ष से अधिक, और सेकेंड ऑफेंस में वो देखता है 3 वर्ष से कम। ठीक है, तो वैसे आईपीसी के तहत दर्ज किए गए मामले जिनमें 3 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है या 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान उसकी प्रथम दृष्टया में वैसे ऑफेंस किए गए थे जो कॉग्निजेंस थे, लेकिन बाद में वो कॉग्निजेंस प्रूफ नहीं हो पाता है न्यायालय में और सजा का प्रावधान 3 वर्ष से कम हो जाता है, तो वैसे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में आते हैं। ठीक है, और 3 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान जिसे कारावास, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है, यह संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आते हैं। इसे समझने के लिए अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जब आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में जब एफआईआर को लॉन्च किया जाता है तो संज्ञेय अपराध में भी दर्ज किए गए धारा कोर्ट में एविडेंस के दौरान वह कॉग्निजेंस से नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में उसकी प्रकृति बदल सकती है। और नॉन कॉग्निजेंस यानी असंज्ञेय अपराध जिसमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान था और उसकी प्रकृति एविडेंस के दौरान जो आईपीसी में दर्ज किया गया था, एफआईआर में जो दर्ज किया गया था, उसकी भी नेचर एविडेंस के दौरान नॉन कॉग्निजेंस से वो कॉग्निजेंस में वो बदल सकता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम बात करते हैं कि नॉन कॉग्निजेंस में मारपीट किया गया हल्का फुल्का, और इसमें जब धारा सुसंगत धाराओं में जब एफआईआर दर्ज हुआ था तो उसमें नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में दर्ज किया गया था। नॉन कॉग्निजेंस की पहली जो यहाँ पे सज़ा की जो प्रावधान है वो 3 वर्ष से कम है, तो वो 3 वर्ष से कम सज़ा का प्रावधान यहाँ पे लिया गया। लेकिन जब ये बात न्यायालय में पहुँची और एविडेंस लाया गया तो ये प्रूफ किया जाने लगा कि जो मारपीट की जो घटना घटी थी, ये घटना के कारण ही अमुक व्यक्ति को 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के ये ऑफेंस जो 3 वर्ष से कम वाले आईपीसी में जो दर्ज किए गए थे ये कहाँ चले जाएंगे, कॉग्निजेंस में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ फोकस करेंगे कि जैसे धोखाधड़ी के केस में जो ऑफेंस होते हैं वह क्या होते हैं, कॉग्निजेंस नॉन कॉग्निजेंस में आते हैं। धोखाधड़ी किसी से किया गया, पुलिस उसको अरेस्ट की और उसे क्या किया गया कि जमानत पे वहाँ से ही 3 साल से कम सज़ा होने के कारण उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया और ये अमुक बंदा उठा और जिसने इस पर एफआईआर किया था उसको जाके इसने गोली मार दिया, वो बंदा मर गया। केस नेचर ऑफ जो केस था वह धोखाधड़ी से शुरू हुआ था और ऑफेंस कहाँ तक चला गया, नॉन कॉग्निजेंस तक चला गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए सज़ा की जो प्रावधान किया गया है इसको हम लोग ईजिली 2 ही पार्ट में समझेंगे। एक 3 वर्ष से अधिक जिसमें संज्ञेय अपराध आते हैं और एक 3 वर्ष से कम जिसमें असंज्ञेय अपराध आते हैं। अब ये जब अपराध कर दिया जाता है तो अपराध करने के बाद जमानत की 2 प्रक्रिया होते हैं। एक जमानत की प्रक्रिया में व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाता है और न्यायालय अपने विवेकानुसार जमानत अर्जी लगाने के बाद उसे जमानत की प्रक्रिया पर विचार करता है। दूसरा जमानत की प्रक्रिया कैसे होता है कि व्यक्ति अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे पूर्व में आशय हो जाता है कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, तो वह क्या करता है कि उस चीज़ से बचने के लिए एंटीसिपेटरी दर्ज करता है, एंटीसिपेटरी बेल फाइल दर्ज करता है और उस एंटीसिपेटरी बेल फाइल दर्ज करने के कारण उसे न्यायालय अपने विवेक के अनुसार उसे बेल ग्रांट कर भी सकता है या उसे डिसमिस कर सकता है। अब आरोपी के जो भी जमानत हो, कॉग्निजेंस ऑफेंस में हो या नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में हो, इसमें धाराओं में दर्ज किए गए एफआईआर को तो ध्यान में रखा ही जाता है, साथ ही साथ प्रथम दृष्टया में जो अपराध किए गए थे और जो सुसंगत धाराएं दर्ज किए गए थे, इन धाराओं को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के द्वारा अपने स्वविवेक पर भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं। और वह स्वविवेक कहाँ से उत्पन्न होता है? वह स्वविवेक उत्पन्न होता है बैठे हुए न्यायाधीश के विचारों से, पुराने दिए गए जजमेंट के आधार पर और
और समाज की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत दिया भी जा सकता है और न भी दिया जा सकता है। आरोपी को जमानत दिया भी जा सकता है और आरोपी को जमानत नहीं भी दिया जा सकता है। कॉग्निजेंस संज्ञेय अपराध में अपराध की प्रकृति, अभी हमने एक बात किया था, न्यायालय के विवेक के आधार पर संज्ञेय अपराध या तो जमानती या गैर जमानती हो सकता है। असंज्ञेय अपराध में कम गंभीरता के कारण ये जमानती होते हैं। हत्या, बलात्कार, अपहरण ये सभी क्या हैं, कॉग्निजेंस ऑफेंस में आते हैं। मारपीट, धोखा, मानहानि का जो केस होता है ये नॉन कॉग्निजेंस में आते हैं, असंज्ञेय अपराध में आते हैं। यहाँ पे जो फोकस करने वाला जो सीआरपीसी की जो धारा है वह 2C है, जिसमें कॉग्निजेंस ऑफेंस, और 2L में नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि 156 में सेक्शन 156 सीआरपीसी में ही निर्धारित होता है पनिशमेंट। तो सीआरपीसी 156 कॉग्निजेंस ऑफेंस है और सीआरपीसी 155 नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में को इतना ही हम लोग समझेंगे, इतना से हम लोग समझने की कोशिश किए हैं संज्ञेय और असंज्ञेय के बीच में अंतर। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक पे बात किया जाएगा। काफ़ी यूजफुल है बिहार जुडिशियरी एग्जामिनेशन को लेकर, एपीओ के एग्जामिनेशन को लेकर, तो बिल्कुल ही मिस ना करें वीडियो को। और इस तरीके की वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।